आज की जो सबसे बड़ी खबर है वो डीपीई शिक्षकों को लेकर के है। डीपीई शिक्षकों को कोर्ट से, हाई कोर्ट से राहत भरी खबर है। वहीं जो शिक्षा सचिव है उनको कोर्ट ने फटकार लगाई है। बड़ी खबर है, बताएंगे आपको। इसके अलावा सीएम सुक्खू आज धर्मशाला और बड़सर में थे और कल सीएम सुक्खू रायबरेली में गरजेंगे, वो भी बताएंगे आपको। रायबरेली क्यों जा रहे हैं इसके अलावा आपको बताएंगे। और भी बहुत महत्वपूर्ण खबरें हैं। और आखिरी दिन आज कंगना रनौत ने नामांकन भरा है और ऐसे में तिल धरने की जो जगह है वो नहीं बची सेरी मंच पर और कई जुबानी हमले बोले। और श्री राम का जो अंश है वो आज जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जो है वो बताया है फिर से एक बार कंगना रनौत ने, वो भी बताएंगे। आज फिर जिस प्रकार से बीते कल खबर बताई थी हमने आपको, सीएम सुक्खू के निशाने पर बीते कल जो है वो जयराम ठाकुर थे, आज जयराम ठाकुर के निशाने पर सीएम सुक्खू रहे हैं, वो भी बताएंगे। मौसम एक बार फिर से करवट बदलेगा, खराब रहने वाला है, ये भी बताएंगे। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। सीएम सुक्खू आज धर्मशाला और बड़सर में थे। सीएम सुक्खू देवेंद्र जग्गी जो धर्मशाला से कांग्रेस के प्रत्याशी है, उन्होंने आज नामांकन भरा, आखिरी दिन था। उसके बाद एक विशाल जनसभा जो धर्मशाला में हुई उसमें सीएम सुक्खू के निशाने पर आज सुधीर शर्मा रहे। सुधीर शर्मा कांग्रेस के दिग्गज नेता थे पहले और उसके अलावा फिर जो है वो जीत कर आए इसी सरकार में, जो है कांग्रेस के टिकट के रूप में जो है वो जीत कर आए। फिर जो है वो बीच में जिस प्रकार से अनबन हुई, उन्होंने जो कांग्रेस पार्टी छोड़ दी, अब भाजपा के प्रत्याशी है। आज सीएम सुक्खू के निशाने पर भाजपा प्रत्याशी सुधीर शर्मा रहे। उन्होंने आरोप लगाया कि शहरी विकास मंत्री रहते सुधीर ने गलत तरीके से जमीनें खरीदी और अब उनके घपले सामने आ रहे हैं। सीएम सुक्खू ने कहा कि धर्मशाला के जो लोग थे वो तो विधायक छोड़ सीधे मेरे पास आते थे और उनका दरवाजा भी नहीं खुलता था अपने लोगों के लिए, यह आरोप लगाया उन पर। और सीएम सुक्खू ने एक बड़ा आज दावा किया है, उन्होंने बड़ा दावा किया है कि 10 दिन के भीतर जो भू माफिया है उनका खुलासा होगा। तो सीएम सुक्खू ने दावा किया है कि 10 दिन के भीतर जनता को यह मालूम हो जाएगा कि कौन भू माफिया है, यह सीएम ने दावा किया है। और उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि पूर्व विधायक ने सेवा के लिए नहीं, ऐशो आराम के लिए वो राजनीति में आए हैं। और उन्होंने और भी कई गंभीर आरोप लगाए हैं। और सीएम सुक्खू ने कहा है कि हिमाचल के जो लोग हैं ऐसे नेताओं को जरूर सबक सिखाएंगे। सीएम ने दावा किया आज धर्मशाला में कि लोकसभा और उपचुनाव की जितनी भी सीटें हैं, 10 सीटें, उसको कांग्रेस जीत रही है और प्रदेश में जो जनता का सहयोग है, जनता का जो साथ है वो कांग्रेस के साथ है, बड़ा दावा किया है। तो कुल मिला के देखें आज जिस प्रकार धर्मशाला में थे और उनके निशाने पर आज जो भाजपा के प्रत्याशी है वो रहे। इसके अलावा बात करें दूसरी खबर को लेकर के, नामांकन के आखिरी दिन आज कंगना ने अपना नामांकन भरा। सेरी मंच पर हजारों की संख्या में जो भाजपा कार्यकर्ता है वो आज जुटे और तिल धरने की जगह तक नहीं बची आज सेरी मंच में, मंडी में नहीं है, दावा किया उन्होंने। और कांग्रेस ने तो श्री राम को काल्पनिक किरदार बनाकर टेंट में रखा था, जो उन्होंने अपने संबोधन में कहा, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ठान लिया था कि राम मंदिर बनाना है और उन्होंने वो करके भी दिखाया। जनता पीएम मोदी के साथ है, दावा किया है कंगना ने। और हिमाचल में भाजपा 4 लोकसभा सीटें जीत रही है। तो कुल मिला के देखें बड़ी जो बातें हैं वो यही कही कंगना ने आज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अंश बताया श्री राम का और उन्होंने कहा है कि काल्पनिक बताते हैं कांग्रेस वाले और आरोप लगाया है। लेकिन वही बात करें जयराम ठाकुर की, जयराम ठाकुर के निशाने पर आज सीएम सुक्खू थे और उन्होंने ये कहा कि 15 महीने में ही जो सुख की सरकार फिल्म है वो फ्लॉप हो गई है। सीएम सुक्खू पर आज नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर खूब बरसे। उन्होंने सीएम सुक्खू को सलाह भी दी। उन्होंने कहा कि सुक्खू के कुछ करीबी ही नेतृत्व परिवर्तन का इंतजार प्रदेश में कर रहे हैं और पूरा प्रदेश इससे वाकिफ है। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि मंडी से जो कांग्रेस प्रत्याशी है उन्होंने कैबिनेट मंत्री रहते हुए मंडी का विकास रोका, आरोप लगाया उन्होंने विक्रमादित्य सिंह पर। और मंडी की जो बेटी है उसका कांग्रेस ने जो है वो अपमान किया है, गाली दी है उसको। और सीएम सुक्खू ने उसके बाद जो है वो एक भी शब्द नहीं कहा, जबकि उनकी जो राष्ट्रीय नेत्री थी उन्होंने एक जो गलत शब्द का प्रयोग किया। ये उन्होंने आज वहां पर एक बड़ा मुद्दा उछाला जब उन्होंने अपने संबोधन में कहा अब जो मंडी के लोग हैं वो कांग्रेस को वोट देंगे, इसकी उम्मीद कांग्रेस छोड़ दें, जयराम ठाकुर ने यह कहा। वहीं उन्होंने कहा आज जो जनसैलाब उमड़ा है इससे कांग्रेस के जो चुनावी गाड़ी के जो टायर है वो पंचर हो जाएंगे, ये आज जयराम ठाकुर ने दावा किया है। तो काफी तादाद में आज भाजपा के जो कार्यकर्ता है, समर्थक हैं, वो आज उमड़े। और जिस प्रकार से विक्रमादित्य सिंह की एक बड़ी रैली हुई, जनसभा हुई थी, आज ठीक वैसी जो रैली है वो वहां पर देखने को मिली, तिल धरने की जगह नहीं थी। इसके अलावा बात करते हैं सीएम सुक्खू की। सीएम सुक्खू दिल्ली रवाना हो गए हैं और सीएम सुक्खू कल राहुल गांधी के लिए प्रचार करेंगे। रायबरेली
रायबरेली में गरजेंगे सीएम सुक्खू। कल आज डिप्टी सीएम थे रायबरेली में और उन्होंने प्रचार किया राहुल गांधी के लिए। और कल राहुल गांधी की जनसभा कह सकते हैं आप होनी है। एक जो बड़ा मंच है रायबरेली में लगना है और सीएम सुक्खू उसमें मौजूद रहेंगे और वहां की जनता को सीएम सुक्खू संबोधित करेंगे। हिमाचल सरकार ने किन वायदों को पूरा किया है, हिमाचल की जो गारंटियां हैं कांग्रेस ने कितनी पूरी की है, इसका जो व्याख्यान है वो वहां पर किया जाएगा। यानी हिमाचल के जो कार्य है उसका जो व्याख्यान है वो कल रायबरेली में किया जाएगा। आपको मालूम है रायबरेली से कांग्रेस के जो प्रत्याशी वो राहुल गांधी है, उन्हीं के लिए अब राहुल गांधी जिस प्रकार से बड़े नेता कह सकते हैं दिग्गज नेता है केंद्र में कांग्रेस के, तो उनके लिए जो स्टार प्रचारक बनाए गए हैं पूरे देश में सीएम सुक्खू, वो कल जाएंगे और राहुल गांधी के लिए प्रचार करेंगे। वहां पर प्रियंका गांधी से भी उनकी मुलाकात होगी और कल शाम को दिल्ली वो लौटेंगे जहां शुक्ला के साथ उनकी बैठक होगी। परसों सीएम सुक्खू के शिमला वापसी आने का जो है वो कार्यक्रम है, यानी हिमाचल वापसी आने का कार्यक्रम है। तो सीएम सुक्खू कल जो है वो हिमाचल प्रदेश में नहीं होंगे, रायबरेली में होंगे, प्रचार करेंगे राहुल गांधी के लिए। वहीं बात करें मुकेश अग्निहोत्री की, डिप्टी सीएम प्रदेश के, आज रायबरेली में थे और खूब जनसभाएं की वहां पर अलग अलग जगहों पर। उन्होंने वहां पर कहा कि रायबरेली के साथ गांधी परिवार का रिश्ता और ज्यादा मजबूत होगा और यहां पर गांधी परिवार लगातार जीतता आ रहा है, ये जो रिश्ता है इसको आप टूटने ना दें। एक बार फिर से जो है राहुल गांधी को यहां से चुनकर भेजें, ये उन्होंने कहा वहां पर अपने संबोधन में। उन्होंने ये भी कहा कि मोदी देश की जनता को जवाब नहीं दे पा रहे हैं। जब वो सत्ता में आए थे 2014 में, उस वक्त उन्होंने करोड़ों नौकरियों का जो है वायदा किया था, भ्रष्टाचार मुक्त करने का वायदा किया था, लेकिन जमीनी स्तर पर ना जो है भ्रष्टाचार खत्म हुआ और ना ही जो है वो रोजगार मिला। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी मुद्दा उठाया वहां पर आज कि जो काला धन था वो वापसी आएगा, वो जो धन है वो भी वापसी नहीं आया। अब जो है वो जनता जवाब मांग रही है, बेरोजगार परेशान है, महंगाई अपने चरम सीमा पर है, आरोप लगाया उन्होंने। इस बार देश में इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, दावा किया है डिप्टी सीएम ने। तो डिप्टी सीएम आज रायबरेली में थे, प्रचार किया वहां पर राहुल गांधी के लिए। इसके अलावा बात करें इंडिया गठबंधन, इसकी एक झलक जो है मध्य प्रदेश में भी देखने को मिल रही है। पिछले कल आपने देखा एक मंच पर कांग्रेस का जो मंच था शिमला में, विनोद सुल्तानपुरी ने कल नामांकन भरा, उसके बाद चौड़ा मैदान में जनसभा हुई। वहां पर जो सीपीआईएम के वरिष्ठ नेता है राकेश सिंघा, उन्होंने जो है वो मंच पर थे और जो लाल झंडे हैं वो वहां पर कांग्रेस की रैली के बीच में, जब कांग्रेस की रैली थी अब जनसभा थी, उसमें नजर आए। तो आज फिर से एकजुटता का जो संदेश है वो इंडिया गठबंधन ने दिया और एक संयुक्त प्रेस वार्ता शिमला में हुई है और इंडिया गठबंधन ने आज फिर से जीत का दावा किया है और आज लोकसभा के लिए जो है वो मिलकर चुनाव प्रचार करेंगे। ये सहमति बनी है सभी नेताओं के बीच, जो जितने भी दल के वहां पर आए थे। कांग्रेस थे वहां पर, कांग्रेस की तरफ से रोहित ठाकुर थे, राकेश सिंघा थे सीपीआईएम की तरफ से और सुरजीत ठाकुर जो आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं वो भी वहां पर थे और उन्होंने भी अपनी बातें रखी। पिछले कल कांग्रेस की रैली में माकपा के नेता गए थे और आज तीनों जो दल हैं वो एक मंच पर नजर आए और आज राकेश सिंघा ने फिर से कहा कि मंडी और जो शिमला संसदीय क्षेत्र है वहां पर हमारा अच्छा वोट बैंक है और इसका जो फायदा है वो इंडिया गठबंधन को होगा। यानी अब जो 2-3 दल हैं वो इकट्ठे मिलकर मध्य प्रदेश में जो है वो भाजपा से कह सकते हैं आप चुनौती, जो भाजपा की चुनौती है उससे सामना करेंगे क्योंकि ये जो है वो गठबंधन बना हुआ है। तो आज एक मंच पर नजर आए जी। इसके अलावा एक अच्छी खबर है वो है जितने स्कूल हैं प्रदेश में, स्कूलों को लेकर के नए ऑर्डर होने हैं। क्या नए ऑर्डर होने हैं स्कूलों में बताते हैं आपको। बैग फ्री डे स्कूलों में अब जो है वो खत्म करने की तैयारी है, ये बहुत महत्वपूर्ण खबर है शिक्षा विभाग की। हफ्ते में अब 3 दिन जो है वो को करिकुलम कक्षाएं होगी और इसमें जो शारीरिक शिक्षक हैं वो 30-30 मिनट छात्रों से जो है वो विभिन्न गतिविधियां करवाएंगे। को करिकुलम जो कक्षाएं हैं वो अब जिस प्रकार से जब पहले अभी जो लगती है को करिकुलम जो कक्षाएं हैं उसमें होता ये है कि कई बार जो है वो किसी विषय का जो अध्यापक है वो उसमें आकर के पढ़ाता है, लेकिन अब जो को करिकुलम कक्षाएं हैं इसमें जो है वो जो शारीरिक शिक्षक है वो आएंगे और बच्चे तनाव से दूर रहें और खेल से जो है वो उनका जो कह सकते हैं आप तनाव है वो दूर हो। इसके लिए बहुत जल्दी जो शिक्षा विभाग है वो सर्कुलर जारी करेगा। तो को करिकुलम जो कक्षाएं स्कूलों में होती, गवर्नमेंट स्कूलों में, वहां पर अब जो शिक्षा विभाग है वो सर्कुलर जारी करेगा। उसमें बच्चों को हफ्ते के 3 दिन जो है वो स्कूल में
जो है वो कह सकते हैं आप स्पोर्ट्स की क्लासेस होगी जी, स्पोर्ट्स से बच्चा जो है वो तनाव से दूर रहे। ये बहुत महत्वपूर्ण खबर है, चेंज करने वाले राज्य सरकार इसमें, शिक्षा विभाग इसमें। इसके अलावा बात करें शिक्षण संस्थानों में 25% सीटें विदेशी छात्रों के लिए रिजर्व होंगी। यानी अभी क्या होता था, कई बार जो बाहरी राज्यों से, बाहरी देशों से, माफी चाहूंगा, बाहरी देशों से जब बच्चे यहाँ पर पढ़ते थे, हिमाचल प्रदेश के किसी भी कोने में, किसी यूनिवर्सिटी में, वहां पर जो है वो कई बार जब विदेशी छात्र नहीं पहुंचते थे तो फिर किसी और को एडजस्ट किया जाता था। लेकिन अब 25% सीटें रिजर्व होगी। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को जो है वो सख्त आदेश आए हैं, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के दाखिले बढ़ाने को कहा गया है और संस्थानों को यह करना होगा और सुपरन्यूमेरी सीटों का जो है प्रावधान होगा और इसमें एक्सटेंड प्रोग्राम के तहत जो है वो दाखिला नहीं होगा। वर्तमान में 10% छात्र ही दूसरे देशों के हिमाचल से जो है वो पढ़ाई कर रहे हैं और यूजीसी के नए आदेशों के बाद अब जो है वो जो विदेशी छात्र हैं उनकी संख्या भी बढ़ेगी और विदेशों में भी हिमाचल प्रदेश में कैसी शिक्षा होती है, देश में कैसी शिक्षा होती है, इसका प्रचार हो, प्रसार हो, इसके लिए जो है वो ये अब नया जो है वो यूजीसी से जो है वो मान्यता प्राप्त जितने भी कॉलेज हैं, विश्वविद्यालय हैं, वहां पर ये जो नियम है वो लागू होंगे और जो आरक्षित सीटें होगी उसमें जो दूसरे वर्ग के छात्र हैं वो दाखिला नहीं कर पाएंगे। साफ तौर पर ये हमने आपको खबर बताई है, लेकिन सीधे तौर पर समझने वाली खबर यही है कि इसमें जो कोटा होता है 25% के आसपास जो कह सकते हैं विदेशी स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए अब जो अन्य बच्चे उसमें डाल देते थे क्योंकि बच्चे नहीं आते थे, विदेशी बच्चे कई बार पढ़ने, अब वो जो कोटा है उसमें दूसरे बच्चे नहीं आ पाएंगे और प्रचार प्रसार हो, इंडिया में कैसे शिक्षा होती है, हिमाचल प्रदेश में कैसे शिक्षा होती है, दुनिया जाने इसको, तो ऐसे में जो वहां पर बच्चों की संख्या भी बढ़े विदेशी स्टूडेंट्स की, तो इसके लिए रिजर्व रखी गई ये सीटें, ये बहुत महत्वपूर्ण है जी, वरना पहले एडजस्ट कर लिया जाता था। इसके अलावा एक खबर, बड़ी खबर है आज की शिक्षा विभाग की है और शिक्षा विभाग को हाईकोर्ट की फटकार लगी है। देखिए खबर क्या है, डीपी शिक्षकों की भर्ती एवं पदोन्नति नियम न बनाने पर जो है वो हाईकोर्ट ने नाराजगी जताई है और कोर्ट ने 1.5 साल पहले ये जो भर्ती एवं पदोन्नति नियम है और उनको जो बनाने के आदेश है वो जारी किए हैं। हिमाचल हाईकोर्ट से प्रदेश के डीपी शिक्षकों के लिए एक राहत भरी खबर है और शिक्षा विभाग को कोर्ट ने कड़ी फटकार भी लगाई है। प्रदेश हाईकोर्ट ने आज डीपी शिक्षकों के लिए भर्ती एवं पदोन्नति नियम न बनाने पर शिक्षा विभाग को कड़ी फटकार लगाई है और कोर्ट ने 20 मई तक यह नियम बनाने के आदेश जारी करते हुए शिक्षा सचिव को चेतावनी दी है कि यदि अगली सुनवाई तक नियम नहीं बने तो उन्हें अदालत की अवमानना के जुर्म में दंडित भी किया जा सकता है। यानी साफ तौर पर यह कहा है कि अगर आपने नियम नहीं बनाए तो आप कोर्ट की अवहेलना कर रहे हैं, आपको दंडित भी किया जा सकता है। न्यायाधीश अजय मोहन गोयल ने हिमाचल प्रदेश डीपी संघ द्वारा दायर अनुपालना याचिका की सुनवाई के पश्चात ये आदेश जारी किए हैं और कोर्ट ने कहा कि 1.5 वर्ष पहले हाईकोर्ट ने शिक्षा विभाग को 11वीं व 12वीं कक्षाओं को जो पढ़ाते हैं शारीरिक शिक्षकों के लिए भर्ती एवं जो पदोन्नति नियम है उसके बनाने के आदेश दिए थे। कोर्ट ने कहा कि शिक्षा विभाग की कार्यप्रणाली से ऐसा प्रतीत होता है कि उसे हाईकोर्ट के फैसलों के प्रति कोई सम्मान नहीं है और मामले के अनुसार डीपी संघ का यह आरोप है कि वे प्रदेश के सरकारी स्कूलों में 11वीं और जो 12वीं कक्षा के छात्र हैं उनको शारीरिक जो शिक्षा है वो प्रदान कर रहे हैं। इससे पहले भी उन्होंने बिना भेदभाव के अन्य विषयों के स्कूल लेक्चरर के बराबर वेतनमान पाने के लिए लंबी कानूनी लड़ाई लड़ी थी। उसमें सफलता पाने के बाद एनसीटी द्वारा निर्धारित शैक्षणिक योग्यता पूरी करने वाले जो डीपी शिक्षक हैं उनको सरकार ने अन्य स्कूल प्रवक्ताओं के बराबर वेतनमान तो दे दिया, परंतु जो नए भर्ती एवं जो पदोन्नति नियम हैं वो नहीं बनाए। इन नियमों के अभाव में वे उच्च पद के लिए पदोन्नति पाने में असमर्थ हैं और डीपी संघ का यह भी कहना है कि उनके लिए वर्ष 1973 के भर्ती एवं पदोन्नति जो नियम हैं वो आज तक लागू किए जा रहे हैं, जबकि वर्तमान में वे अन्य जो प्रवक्ताओं हैं उनके बराबर ही वेतनमान ले रहे हैं। और जबकि कोर्ट ने जो है वो डीपी संघ की जो दलीलें से सहमति जताते हुए 1 दिसंबर 2022 को पारित फैसलों के तहत डीपी शिक्षकों के लिए भर्ती एवं पदोन्नति नियम बनाने के जो आदेश है वो दिए थे, जिन्हें आज तक अमल में नहीं लाया गया। ऐसे में जो डीपी शारीरिक शिक्षक हैं उनके लिए राहत भरी खबर है। यह हमने आपको कोर्ट की लैंग्वेज में खबर बताई, जो कोर्ट से खबर आती है उसमें कुछ भी अलग पढ़ना गलत भी है। तो कोर्ट की लैंग्वेज में जो खबर आपको हमने बताई है, जो शिक्षा सचिव
उनको फटकार लगाई है। अगर आपने जो तय तिथि है जो हमने बता दी है आपको, तब तक भर्ती एवं पदोन्नति नियम नहीं बनाए तो ये जो है वो कोर्ट की अवमानना होगी, आपको दंडित भी किया जा सकता है। और कोर्ट ने यह भी कहा कि जब 2 साल पहले हमने आदेश दिए थे कि आप इनके लिए नियम बना दीजिए तो आपने आज तक क्यों नहीं बनाए। तो अब कोर्ट ने जो है वो कड़ी फटकार लगाई है और चेतावनी दी है शिक्षा सचिव को। ये बड़ी खबर थी। इसके अलावा एक खबर जो है वो ऊना की है, ये भी हाईकोर्ट की खबर है। कानूनगो की वरिष्ठता सूची रद्द करने का फैसला, सही पुरानी सूची को रद्द करते हुए पुनः जारी करने के जो है वो आज हाईकोर्ट ने आदेश जारी किए हैं। खबर बताते हैं आपको, कोर्ट की लैंग्वेज में खबर है। प्रदेश हाईकोर्ट ने ऊना जिला के कानूनगो की वरिष्ठता सूची को रद्द करने के फैसले को सही ठहराया है। हाईकोर्ट की एकल पीठ ने कानूनगो की 8 मई 2020 को जारी वरिष्ठता सूची को रद्द करते हुए इसे पुनः जारी करने के आदेश जारी किए थे। हाईकोर्ट की ही खंडपीठ ने इस निर्णय पर मोहर लगा दी, जिसके तहत एकल पीठ ने ऊना जिला में तैनात कानूनगो की वरिष्ठता सूची को निर्धारित करने बाबत 10 जुलाई 1997 को जारी किए गए जो आदेश जारी किए थे और कार्यकारी निर्देशों के अमल को गैर कानूनी ठहराया गया था। एकल पीठ ने इसके साथ ही 8 मई 2020 को जारी कानूनगो की वरिष्ठता सूची के आधार पर पदोन्नत किए नायब तहसीलदारों की नियुक्तियों को भी रद्द करने के आदेश जारी किए थे। एकल पीठ ने यह व्यवस्था दी थी कि राज्य सरकार द्वारा जारी किए गए कार्यकारी निर्देश भर्ती एवं पदोन्नति नियमों की जगह नहीं ले सकते हैं और एकल पीठ के निर्णय को चुनौती देने वाली जो दोनों अपीलें हैं उसको खारिज करते हुए मुख्य न्यायाधीश MS रामचंद्र राव और न्यायाधीश ज्योत्सना रिवाल दुआ की खंडपीठ ने स्पष्ट किया है कि एकल पीठ के निर्णय में किसी भी तरह की कमी नहीं है। इस कारण इस निर्णय को जो है वो सही करार दिया जाता है। गौरतलब है कि कुलदीप कुमार जो अन्य हैं उन्होंने प्रदेश उच्च न्यायालय के समक्ष याचिका दाखिल कर 20 फरवरी 2020 को राज्य सरकार द्वारा जारी पत्र को यह कहकर चुनौती दी थी कि यह भर्ती एवं जो पदोन्नति नियम है 1992 के विपरीत जारी किए गए हैं। पत्र जारी करने के पीछे 30 जून 1997 को राज्य सरकार द्वारा जारी किए गए कार्यकारी निर्देशों का हवाला दिया गया था, जिसके तहत ऊना के कानूनगो की वरिष्ठता सूची बदल दी गई और निजी तौर पर बनाए गए प्रतिवादियों को उनसे ऊपर वरिष्ठता सूची में स्थान दे दिया गया। याचिका में दिए गए तथ्यों के अनुसार प्रार्थियों को वर्ष 1998 में भर्ती एवं जो पदोन्नति नियम है 1992 के तहत पटवारी के पदों पर नियुक्त किया गया था और उनकी जो वरिष्ठता नियम थे वो 15A और 15B के तहत निर्धारित की गई थी। प्रार्थियों की दलील थी कि कार्यकारी निर्देश भर्ती एवं पदोन्नति नियम की जगह नहीं ले सकते हैं और एकल पीठ ने प्रार्थियों की दलीलों से सहमति जताते हुए उनकी जो याचिका है उसको स्वीकार कर लिया था और कार्यकारी निर्देशों के आधार पर जारी की गई वरिष्ठता सूची को रद्द करते हुए कानूनगो की वरिष्ठता सूची पुनः जारी करने के जो आदेश है वो जारी किए थे। यही नहीं, कार्यकारी निर्देशों के आधार पर जारी की गई वरिष्ठता सूची के तहत दी गई जो पदोन्नति है पदोन्नतियों को भी प्रदेश उच्च न्यायालय ने रद्द कर दिया था और प्रदेश उच्च न्यायालय ने पदोन्नति के लिए रिव्यू DPC करने के जो आदेश है वो जारी किए थे। अपीलों की सुनवाई के दौरान कोर्ट को यह सूचित किया गया था कि एकल पीठ के फैसले के दृष्टिगत 10 जुलाई 1997 को जारी कार्यकारी निर्देश रद्द करने की स्थिति में दिनांक 30/6/1997 के निर्देशों के आधार पर प्रदेश के कई अन्य जिलों में तैयार की गई पटवारियों की जो व्यवस्थित वरिष्ठता सूची है उसको फिर से तैयार किया जा रहा है। कोर्ट ने यह आदेश दिए हैं कि अन्य जिलों में पटवारियों की तय की गई वरिष्ठता सूची में एकल पीठ के निर्णय में जारी निर्देशों के आधार पर बदलाव नहीं किया जाएगा। यानी जो पुनः होनी है जो सूची बननी है वो केवल ऊना की है, जो दूसरे जिलों की है उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। ये कोर्ट की लैंग्वेज में खबर थी, इसमें एक भी शब्द हमने आगे पीछे नहीं किया है। कोर्ट की जो एज इट इज लैंग्वेज है उसी में हमने आपको खबर बताई है और साधारण तौर पर जो खबर है वो ऊना जिला के लिए और क्या खबर है हमने बता दी है। और जो एकल पीठ वाला ये निर्णय है ये जो अन्य जिलों की वरिष्ठता सूची है उसमें नहीं लगेगा। तो कानून को वाली खबर थी, हमने संक्षेप में बता दी है आपको। इसके अलावा बात करें मौसम को लेकर, प्रदेश में जो मौसम है वो फिलहाल अभी 2 दिन 16 मई तक प्रदेश में बारिश नहीं है। महत्वपूर्ण अपडेट यही है, 17 मई के बाद फिर से बारिश का जो दौर है वो शुरू होगा प्रदेश में और 17 मई से 20 मई तक प्रदेश में आंधी और जो बारिश है वो होने का अलर्ट है और मैदानों में भी जो है वो हल्की बारिश हो सकती है। यानी 2 दिन 14, 15, 16 जो अगले 2 दिन है उसमें बारिश नहीं है, फिर 17 से बारिश है
केवल मध्यम ऊंचाई वाले क्षेत्रों में, और जो अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्र 17 से मौसम खराब हो जाएगा। तो बाकी फिलहाल ऊना, बिलासपुर, कांगड़ा और जो हमीरपुर है वहां पर गर्मी का कहर लगातार जारी है। शिमला में भी आज काफी गर्मी थी, ऊना में आज जो है वो काफी गर्मी रही है, और प्रदेश में अभी 2 दिन जो है वो लगातार गर्मी रहेगी और मौसम 17 तारीख से खराब होगा। जो मौसम का अपडेट यही था।